अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास सवाल है, साथ के साथ आपको निशान भी लगवाता रहूँगा कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कुल वसूली से क्या मुराद है। तो कुल वसूली से क्या मुराद है, जो फर्म की पैदावार एक ख़ास मिकदार एक ख़ास कीमत पर फ़रोख्त करने से हासिल हो उसे कुल वसूली कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कुल वसूली वो रकम ली जाती है जो फर्म पैदावार की एक ख़ास मिकदार के कितनी पैदावार है उसे किसी एक ख़ास कीमत पर बेचने से जो हासिल हो उसे कुल वसूली कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 3 जूते हैं, ठीक है, और एक जूते की कीमत है 5 रुपए। तो हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं समझ लें कि हमारे पास पैदावार कितनी है, 3 शूज़, 3 जूते, और ख़ास कीमत एक जूते की कितनी है, 5। तो 5 ज़रब 3 कितने हो गए, 15 रुपए हो गए हमारे पास कुल वसूली। कि ये वो 3 जूते थे जो 5 रुपए के हिसाब से एक बिका और 15 रुपए हमारे पास कुल वसूली हुई। तो इसे हम आसान कर देते हैं, कुल वसूली से मुराद वो रकम ली जाती है जो फर्म पैदावार की एक खास मिकदार 3 जैसे लिख दिया, एक खास कीमत 5 लिख दिया, पर फरोख्त करने से हासिल हो उसे कुल वसूली कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास औसत वसूली। औसत वसूली क्या है, कुल वसूली को अगर हम पैदावार की इकाइयों पे तकसीम करें तो वो हमारे पास क्या बनती है, औसत वसूली। अब देखें ना, कुल वसूली हमारे पास इधर कितना थी, 15। इसका मतलब है हमारे पास कुल वसूली तकसीम, हमारे पास तकसीम क्या होगी कि कितनी पैदावार है, कितनी चीज़ें हैं, तो 3। इसका मतलब है एक शूज़ की कीमत कितनी है, 5। तो इसको हम कहेंगे औसत वसूली। तो देखो इसका आसान सी डेफिनेशन बन गई हमारे पास, कुल वसूली को अगर हम पैदावार की फरोख्त करदा इकाइयों पे तकसीम करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत वसूली। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, मुख्ततम वसूली या मुख्ततम हासिल। ठीक है। अच्छा, किसी शय की अगली या आखिरी इकाई को फरोख्त करने पे जो हमें हासिल होता है उसे मुख्ततम हासिल कहते हैं। ठीक है। आसान सी डेफिनेशन बताई है, मुख्ततम हासिल किसी शय की अगली या आखिरी इकाई को फरोख्त करने पे जो वसूली हासिल होती है उसे मुख्ततम वसूली या मुख्ततम हासिल कहते हैं। ठीक है। तो हम इसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मुकम्मल मुकाबले से क्या मुराद है। तो देखिए, मुकम्मल मुकाबला एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी सूरत हाल है जब मंडी में तलब और रसद के तवाज़ुन से कीमत को मुकर्रर किया जाता है। दुकानदार उससे कम या ज़्यादा कीमत पर शय फरोख्त ना करे और ना ही खरीदकार कम कीमत या ज़्यादा कीमत पर शय फरोख्त कर सके, तो इसको हम कहते हैं क्या, मुकम्मल मुकाबला। तो देखें इसकी ना आसान सी हम अब डेफिनेशन बनाते हैं कि मुकम्मल मुकाबला एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पे कीमत का तयन तलब और रसद के तवाज़ुन से कायम होता है, ना दुकानदार कम या ज़्यादा कीमत पे चीज़ें बेच सकता है, ना फरोख्तकार कम या ज़्यादा चीज़ों पे या खरीदकार कम या ज़्यादा चीज़ों पे चीज़ खरीद सकता है, क्योंकि इसका तयन कौन करेगा, तलब और रसद का तवाज़ुन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, मुकम्मल मुकाबले की शराइत क्या है। सबसे पहली शर्त है शय की यकसानियत, एक जैसी चीज़ हमेशा फ़रोख्त होती है मुकम्मल मुकाबले में। दूसरे नंबर पे ख़रीदने और बेचने वाले को कसीर तादाद, कोई पाबंदी नहीं होती, जितना मर्जी है खरीदकार हो, जितना मर्जी है फरोख्तकार हो, आज़ादाना दाखला खरूज,
उस मुकम्मल मुकाबले की मंडी में आज़ादी से हर बंदा शामिल हो सकता है और आज़ादी से हर बंदा उस मंडी से निकल सकता है, खरूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आमलीन की रसद का लचकदार होना भी शर्त है, मफरूजात में शामिल है। तो ये चार चीज़ें मिलकर हम मुकम्मल मुकाबला की मंडी बनाते हैं। तो शय की यकसानियत एक ऐसी जगह जहाँ पे शय की यकसानियत हो, खरीदने बेचने की कसीर तादाद हो, आज़ादाना दाखिला और खरूज हो, आमलीन की रसद का लचकदार होना शामिल हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा अगला सवाल है कि जी मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म और सनत से क्या मुराद है। तो याद रखिएगा, फर्म क्या चीज़ है, फर्म एक तंजीम है, एक तंजीमी इकाई है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, तंजीमी इकाई है जिसमें आमलीन पैदाइश की मदद से अशिया और खिदमात पैदा की जाती हैं या सर अंजाम दी जाती हैं। अब देखें ना, आमलीन पैदाइश क्या है जी, हमारे पास ज़मीन, सरमाया, तंजीम, ठीक है, और हमारे पास मेहनत। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म एक ऐसी तंजीमी इकाई है जिसमें तमाम आमलीन पैदाइश की मदद से अशिया पैदा की जाती हैं और खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं। अब फर्ज करें कि हमारे पास आटा बनाने वाली एक फ्लोर मिल है, तो वो फ्लोर मिल क्या कहलाएगी, फर्म कहलाएगी। ठीक है, अब सनत क्या है, एक से ज्यादा फर्में सनत कहलाती हैं। अब देखिए ना, अगर हमारे पास 4-5 फ्लोर मिल्स हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, सनत कहलाएंगी। अगर एक ही तंजीम है तो वो जो अशिया और खिदमात सरंजाम दे रही है तो उसको फर्म कहेंगे। अगर इस जैसी और बहुत सी हमारे पास तंजीमी इकाइयाँ हैं या फर्में हैं, वो एक साथ काम कर रही हैं या इकट्ठे काम कर रही हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, सनत कहलाएगी। जैसे टेक्सटाइल की सनत है, ठीक है, और टेक्सटाइल की सनत में अब देखो मुख्तलिफ फर्में जो कारोबार या कारोबार कर रही हैं, लेकिन अगर जब एक एरिया मुख्तस कर दिया जाता है तो वो सनत कहलाता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, मामूली और गैर मामूली मुनाफा से क्या मुराद है या इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर डेफिनेशन आ जाती है तो डेफिनेशन भी ऐसे ही करेंगे, अगर हमारे पास फ़र्क आ जाता है तो फ़र्क भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मामूली मुनाफा क्या होता है। तो मामूली मुनाफे से मुराद वो मुनाफा है जहाँ पे फर्म के औसत हासिल औसत लागत के बराबर हो। पहली शर्त आ गई हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि मामूली मुनाफे में फर्म के औसत हासिल औसत लागत के बराबर हों। इस सूरत में फर्म अपने मुअय्यन और मुतगय्यर अखराजात पूरे करती हो। ठीक है, तो देखें अब इसे मैं आपको आसान करके बताता हूँ। एक ऐसी फर्म मामूली मुनाफे की हालत में उस वक्त होती है जब उसके औसत हासिल औसत लागत के बराबर हों और उसके मुअय्यन और मुतगय्यर मुसारिफ भी पूरे हो रहे हों, तो इस हालत को हम मामूली मुनाफा कहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास गैर मामूली मुनाफा क्या है। तो गैर मामूली मुनाफे से मुराद जहां पर फर्म के कुल हासिल कुल मुसारिफ से ज़्यादा हूँ। अब देखें हमारे पास क्या है, कुल हासिल कुल मुसारिफ से ज़्यादा हो, यानी कि हमारी आमदनी ज़्यादा हो, हमारे कुल अखराजात कम हो। ठीक है, यानी कुल हासिल और कुल मुसारिफ के दरमियान फ़र्क गैर मामूली मुनाफा कहलाएगा। ठीक है, अब देखें ना, हमारे पास इधर क्या बताया हुआ है, औसत हासिल औसत लागत के बराबर हो और मुअय्यन और मुतगय्यर अखराजात भी पूरे हों तो मामूली मुनाफा। अगर कुल हासिल कुल मुसारिफ से ज़्यादा हो या कुल मुसारिफ कुल हासिल और कुल मुसारिफ के दरमियान फ़र्क हो तो उसे गैर मामूली मुनाफा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। हमारा अगला जो सवाल है उसे हम देखते हैं कि फर्म के मामूली नुकसान से क्या मुराद है। तो फर्म के मामूली नुकसान में कारोबार की ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें मुतगय्यर मुसारिफ तो सारे पूरे हो रहे हों, मुतगय्यर अखराजात सारे पूरे हो रहे हों, लेकिन मुअय्यन का कुछ हिस्सा पूरा होता हो और कुछ हिस्सा रह जाए, तो इस सूरत को हम
मामूली नुकसान कहेंगे। ठीक है, फर्ज करेंगे हमें पता है कि कुल मुसारिफ हमारे कौन से हैं, कुल मुसारिफ हमारे पास यानी कि कुल अखराजात हमेशा दो चीज़ों का मजमुआ होता है। हमारे पास मुतगय्यर मुसारिफ, ठीक है, और प्लस है हमारे पास मुअय्यन मुसारिफ, मुअय्यन मुसारिफ। तो याद रखिएगा, जब हमारे पास मुतगय्यर मुसारिफ तो सारे पूरे हो रहे हों, लेकिन मुअय्यन मुसारिफ का कुछ हिस्सा रह जाए, ये इसका कुछ हिस्सा पूरा हो रहा हो और कुछ हिस्सा ना पूरा हो रहा हो, तो इस हालत में फर्म के मामूली नुकसान कहेंगे इसको। ठीक है जी। अगला सवाल है हमारे पास, अजारादारी से क्या मुराद है? तो अजारादारी की ऐसी सूरत होती है, कारोबार की ऐसी सूरत है जिसमें एक फर्म को किसी शय की पैदावार और रसद पर कुल्ली अख्तियार हासिल हो। मतलब हम ये समझ लेते हैं कि अजारादारी से मुराद एक ऐसी सूरत हाल जिसमें एक फर्म को किसी शय की पैदावार में या किसी शय की रसद में कुल्ली अख्तियार हासिल हो। वो फर्म अपनी मर्जी से शय की कीमत मुकर्रर करे, यानी कि जितनी उस शय की कीमत वो वसूल कर सकती है कर सके, तो इसको हम या इस हालत को हम अजारादारी कहेंगे। ठीक है, आसान अल्फाज में हम इसे कह देते हैं कि जी एक फर्म किसी शय की पैदावार या रसद पर कुल्ली अख्तियार हासिल करे तो इसको हम अजारादारी कहेंगे। और फर्म अपनी मर्जी से कीमत मुकर्रर करे किसी भी शय की, जिस चीज़ को वो पैदा करती है, जिस चीज़ को वो बनाती है, उसकी कीमत खुद मुकर्रर करे, अपनी मर्जी करे, अपनी मनमानी करे, अपनी रसद पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो, तो उसे हम कहेंगे अजारादारी। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि पाकिस्तान में अजारादारी की दो अक़साम कौन सी हैं? तो हमारे पास दो हैं, एक है पाकिस्तान रेलवे और दूसरी है पाकिस्तान वापडा। तो ये अजारादारी की एग्जाम्पल है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा सवाल है। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, दो तरफा अजारादारी क्या होती है? तो हम देखते हैं कि दो तरफा अजारादारी ऐसी अजारादारी होती है या ऐसी मंडी होती है जिसमें शय की पैदावार भी किसी एक फर्म के पास हो और ख़रीदकार भी दूसरी तरफ कोई एक हो, वाहिद हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी मंडी जिसमें किसी शय की फ़रोख्त करने पर एक ही फर्म को कुल्ली अख्तियार हासिल हो और उसी शय की खरीद करने पर भी किसी एक ही फर्म को कुल्ली अख्तियार हासिल हो। यूँ समझ लें कि खरीदने और बेचने वालों की एक एक हो तादाद, एक हमारे पास पैदाकार हो, एक हमारे पास खरीदकार हो, तो इसको हम दो तरफा अजारादारी कहेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं कि आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, अखराक की पॉलिसी क्या होती है? तो अखराक की पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें एक अजारादार फर्म की शय की रसद तलब से बढ़ जाए। देखिए ना, अब अजारादारी फर्म है, जब एक अजारादारी फर्म क्या होती है? एक ऐसी फर्म जब किसी शय की पैदावार में कुल्ली अख्तियार हासिल हो। ठीक है। तो जब उस शय की पैदावार बढ़ जाती है, उसकी रसद बढ़ जाती है, तलब के मुकाबले में रसद बहुत ज़्यादा है, उसने चीज़ें बहुत ज़्यादा बना दी हैं, लेकिन आगे डिमांड नहीं है, आगे लोग खरीदना नहीं चाहते। ठीक है। तो क्या करेगा? रसद तलब से बढ़ जाए, यानी कि उसकी पैदावार बढ़ गई है लेकिन आगे लोग डिमांड नहीं करते, आगे लोगों की तलब कम है और अंदरूनी मंडियों में कीमत गिरने का खतरा हो। देखें ना, जब रसद ज़्यादा है, अब देखें ना, एग्जाम्पल कर लेते हैं, हमारे पास हमने 3 चीज़ें बनाई हैं, 3 जूते बनाए हैं, 3 पेयरिंग शूज़ बनाए हैं, लेकिन लोगों की डिमांड है सिर्फ और सिर्फ 2 शूज़। ठीक है। अब एक उसने इजाफी बना दिया है, अब इजाफी को अगर वो अपनी ही मंडी में बेचेगा तो क्या होगा? कीमत गिर जाएगी उस चीज़ की। ठीक है। तो अजारादार क्या करता है? किसी बैरूनी मंडी में उस शय को कम कीमत पे फरोख्त कर देता है। इस सूरत हाल में अजारादार को अपने माल नई मंडी में मुतारफ करने का मौका भी मिलता है। तो इसको अखराक की पॉलिसी, आप देखें ना, ये जो एक बच गया है वो अपनी ही मंडी में उसी करीब की मंडी में बेच सकता है, लेकिन क्या करेगा वो? ये एक जूता उठा के या एक चीज़ उठा के किसी और मंडी में जाके बेचेगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि उस बंदे को नई मंडी में मुतारफ होने का भी मौका मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे
11واں چیپٹر ہے منڈی، تو ہم نیکسٹ جو لیکچر بنائیں گے وہ 11واں چیپٹر ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔